गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस कि दूसरे देशों के साथ इंडिया के कैसे रिलेशंस थे, किस तरह से इंडिया ने अपने रिलेशंस को मेंटेन किया था। ठीक है, जिसमें हमने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि इंडिया ने स्टार्टिंग में किस तरह के रिलेशंस अपने कंट्रीज से मेंटेन करना शुरू किया। और उसमें हमने देखा था कि नेहरू जो थे वो मेनली जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी उसे नेहरू फॉरेन पॉलिसी और कहा जाता है, क्योंकि जो जब तक नेहरू प्राइम मिनिस्टर रहे तो फॉरेन जो डिपार्टमेंट था उन्होंने अपने पास ही रखा था। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे उसमें ऑब्जेक्टिव क्या थे कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। उसके ऑब्जेक्टिव्स जनरली यही था कि एक तो नाम को उन्होंने प्रमोट किया था कि नाम को, क्योंकि दोनों ग्रुप से उसने अपने आप को अलग रखने की बात की थी। इसके अलावा उन्होंने बात की थी कि पीस मेंटेन करने के लिए कि पीस मेंटेन की जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें इम्पेरियलिज्म रेशलिज्म का अपोज करना, यूएन को सपोर्ट करना। ठीक है, ठीक है, तो ये उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो उसी में आगे चलकर जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स थे उन्हीं में से एक आता है एफ्रो एशियन यूनिटी, कि अफ्रीका और एशिया के जो कंट्रीज है यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके बीच में यूनिटी हो। और आपको मालूम है कि नाम को जो बनाया गया था, नाम में भी अफ्रीका और एशिया के ही अधिकतर कंट्रीज शामिल थे। तो नेहरू की एक सोच ये थी कि एशिया और अफ्रीका की जो कंट्रीज है उनमें आपस में यूनिटी होनी चाहिए। देखिए, yet given its size, location and power potential, Nehru envisaged a major role for India in world affairs and especially in Asian affairs, कि उसके साइज, लोकेशन और पावरफुल पोटेंशियल होने के चलते हुए नेहरू ने क्या हुआ कि एशियन अफेयर्स यानी एशिया के जो मैटर्स थे उसमें, वर्ल्ड अफेयर्स में उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। His era was marked by the establishment of contact between India and other newly independent state in Asia and Africa, कि इंडिया ने जनरली अपनी एक एंट्री या अपने आप को कैसे एक वो बनाया, मार्क किया कि भाई उसने एशिया और अफ्रीका के जो उस समय न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे उन सभी के साथ उसने अपने रिलेशंस को मेंटेन किया। Throughout the 1940s and 1950s, Nehru had been the ardent advocate of Asian unity. 1940 और 50s में नेहरू जो थे वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि उसको सपोर्ट कर रहे थे कि एशियन यूनिटी होनी चाहिए। अंडर हिज लीडरशिप इंडिया कन्वेंट द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस मार्च 1947, कि मार्च 1947 में एशियन रिलेशंस के रिगार्डिंग एक मीटिंग की। 5 months अहेड ऑफ अटेनिंग इट्स इंडिपेंडेंस, 5 मंथ पहले अगर बात करें, इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया, कि डच से इंडोनेशिया को आज़ाद कराने के लिए इंडिया ने सपोर्ट किया। इन 1949 टू सपोर्ट इट्स फ्रीडम स्ट्रगल, और 1949 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उसका सपोर्ट किया। इंडिया वॉज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ डी कोलोनाइजेशन, कि हमने पहले पढ़ा था कि इंडिया डी कोलोनाइजेशन के फेवर में था यानी कि कोलोनाइज के अगेंस्ट था। एंड फर्म अपोज रेसिज्म का उसने अपोज किया, इम्पेरियलिज्म का आप अपोज किया, जैसे कि वहाँ पर था, आप कह सकते हो कि साउथ अफ्रीका में रेसिज्म था। द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडोनेशिया सिटी ऑफ बांडुंग इन 1955, कि 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, जिसमें कि अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज़ ने उसमें हिस्सा लिया। कॉमनली नोन एज द बांडुंग कॉन्फ्रेंस, इसको बाउंड्रिंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। मार्केट फॉर जेनेथ ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद द न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस, कि इंडिया और एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ के साथ अपना आप कह सकते हो कि एंगेजमेंट किया, यानी कि उनके साथ अपने रिलेशंस को बनाया। द बांडुंग कॉन्फ्रेंस लेटर लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाम, और बांडुंग आगे चलकर उसने ही नाम को एस्टेब्लिश किया, यानी कि नाम की जो शुरुआत की अगर हम बात करें कहाँ से, बांडुंग कॉन्फ्रेंस से। द फर्स्ट समिट ऑफ नाम, और फर्स्ट समिट जो नाम की हुई थी पहली मीटिंग वो बेलग्रेड में हुई थी 1961 में। ठीक है, और नेहरू जनरली उसके एक को फाउंडर थे। इसके अलावा 4 और मेंबर्स थे, 4 और लीडर्स थे जिन्होंने कि नाम को फाउंड किया था। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये जनरली आप कह सकते हो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हो, या नेहरू फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स कह सकते हो। एक बार दोबारा से आप देख लीजिएगा कि नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के जो मेन, सबसे पहले आ जाता है मेंटेन ऑफ सॉवर्निटी को मेंटेन करना, वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना, यूएन को सपोर्ट करना,
इसके अलावा डिसआर्मेंट को सपोर्ट करना हो, ठीक है, साउथ साउथ कोऑपरेशन, एफ्रो एशियन यूनिटी, ये सभी जो चीज़ें हैं, नॉन अलाइनमेंट, ये सभी जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा थे, उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। ओके, अब बात करते हैं रिलेशंस की। सबसे पहले इसमें इंडिया और चाइना के रिलेशंस के रिगार्डिंग दिखा रहा है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस कैसे रहे। अनलाइक इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, फ्री इंडिया बिगेन इट्स रिलेशनशिप विद चाइना ऑन ए वेरी फ्रेंडली नोट। कि पाकिस्तान से अलग जनरली कि चाइना के साथ इंडिया ने जो अपने स्टार्टिंग में रिलेशंस रखे वो बिल्कुल एकदम फ्रेंडली रिलेशंस थे। जनरली उस समय कहा जाता था कि आपने ये सुना भी होगा, हिंदी चीनी भाई भाई, कि हिंदी और इंडियंस और चीनीज जो हैं वो भाई भाई। आफ्टर द चाइनीज़ रिवॉल्यूशन इन 1949, कि 1949 में चाइना में रिवॉल्यूशन हुई, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। इंडिया ही वो पहला कंट्री था जिसने कि वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज की थी, मान्यता दी थी। नेहरू फेल्ट स्ट्रांगली फॉर हिज दिस नेबर दैट वाज कमिंग आउट ऑफ द शैडो ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन। नेहरू ने स्ट्रांगली फेल्ट किया था कि भाई उसका जो ये पड़ोसी है दैट वाज कमिंग आउट, कि जो वेस्टर्न डोमिनेशन की जो यहाँ पर वो आ रही है, एक परछाई आ रही है, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो ये चाइना है उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। Some of his colleagues, like Vallabhbhai Patel, were worried about a possible Chinese aggression in future. लेकिन उस समय जो हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल थे, वो उनको उस समय ही डर था कि आगे चलकर चाइना फ्यूचर में इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है। बट नेहरू थॉट इट वाज एक्सट्रीमली अनलाइकली, लेकिन नेहरू जी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया दैट इंडिया विल फेस एन अटैक फ्रॉम चाइना, कि इंडिया कोई इस तरह का अटैक फेस करेगा चाइना से। फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द चाइनीज़ बॉर्डर वर गार्डेड बाय द पैरामिलिट्री फोर्स, और काफ़ी लंबे समय तक हमारे जो चाइना के साथ जो बॉर्डर थे उन पर आर्मी को डिप्लॉय नहीं किया गया था, बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है ना, जो पीस मेंटेन करने के लिए आती है, उनको वहाँ पर डिप्लॉय किया गया था। कि मीन्स इतना आप कह सकते हो कि भरोसा था कि वहाँ पर आर्मी की ज़रूरत नहीं है। द जॉइंट एनोकेशन ऑफ पंचशील, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि इनके बीच में पंचशील के सिद्धांत जो थे, प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील, उन पर सिग्नेचर हुए थे बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नेहरू और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जो थे झाऊ एंड लाई। इनके बीच में 29 अप्रैल 1954 को पंचशील के सिद्धांत पर साइन हुए, यानी कि आपस में ये पीस मेंटेन करेंगे, ठीक है, और एक अपना रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। इंडियन एंड चाइनीज़ लीडर्स विजिटेड ईच अदर कंट्री, दोनों ने एक दूसरे कंट्री में विज़िट किया, दोनों ही एक दूसरे का बहुत ज़्यादा वेलकम किया गया, ठीक है, तो और काफ़ी फ्रेंडली होता। तो कहने का मतलब अगर हम बात करें इंडिया और चाइना के स्टार्टिंग के रिलेशंस की, तो इनके बीच में जो रिलेशन स्टार्ट हुए थे वो बहुत ही पीसफुल उस पर स्टार्ट हुए थे, कि पीसफुल थे, लेकिन आगे चलकर इनके बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दिखा रखा है कुछ उनके बीच में जो डिस्प्यूट के ऊपर। अगला टॉपिक जनरली जो आएगा वो है आपका द चाइनीज़ इन्वेजन, कि चाइना ने 1962 में इंडिया के ऊपर अटैक किया, लेकिन उसके रीजंस क्या थे वो भी देखिएगा। और ज़रा इससे पहले तिब्बत जो था, तिब्बत जो इशू था वो इंडिया और चाइना के बीच में वॉर का एक बहुत बड़ा कारण था। तो अब तिब्बत के बारे में देखिए कि तिब्बत के बारे में क्या है। देखिए कि द प्लेट्यू ऑफ द सेंट्रल एशियन रीजन कॉल्ड तिब्बत इज वन ऑफ द मेजर इशू दैट हिस्टोरिकली कॉज टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन का जो मेन एक रीज़न रहा था वो क्या रहा था, तिब्बत, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इंडिया और चाइना के बीच में कई बार ये आता है कि बफर स्टेट कौन था, तो वो तिब्बत था जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स को अलग करता था। फ्रॉम टाइम टू टाइम इन हिस्ट्री चाइना हैड क्लेम्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर तिब्बत, कि कई बार चाइना ने तिब्बत के ऊपर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्लेम किया था। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम तिब्बत वाज इंडिपेंडेंट टू, और कई बार तिब्बत को इंडिपेंडेंट भी माना था। इन 1950 में चाइना टुक ओवर कंट्रोल ऑफ तिब्बत, कि चाइना ने तिब्बत के ऊपर कंट्रोल किया। लार्ज सेक्शन ऑफ द तिब्बत पॉपुलेशन अपोज दिस टेक ओवर, अब तिब्बत की काफ़ी बड़ी जो पॉपुलेशन थी उसने इस चीज़ का अपोज किया। इंडिया ट्राई टू परसुएड चाइना टू रिकॉग्नाइज तिब्बत क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस,
अब इंडिया ने भी कोशिश की भाई तिब्बत जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री है तो उसको रिकॉग्नाइज करे। When the Panchsheel Agreement was signed between India and China in 1954 कि 1954 में जब 29 अप्रैल 1954 के इनके बीच में पंचशील का जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, through one of its clause was about respecting each other territorial integrity and sovereignty कि उसमें ये था कि एक दूसरे की एकता और अखंडता का सम्मान करेंगे। इंडिया कंसिडर्ड चाइनाज क्लेम ओवर तिब्बत और इंडिया ने चाइना का तिब्बत के ऊपर अपना कंट्रोल स्वीकार कर लिया। द तिब्बत स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा अकम्पेन्ड द चाइनीज प्राइम मिनिस्टर झाऊ एनलाई ड्यूरिंग द ऑफिशियल चाइनीज विजिट टू इंडिया इन 1956। अब तिब्बत के जो एक लीडर थे, वहाँ के स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर आप कह सकते हो, दलाई लामा, उन्होंने जनरली जो वो थे चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जो थे झाऊ एनलाई, उनके साथ एक मीटिंग की। ही इन्फॉर्म नेहरू अबाउट द वर्सनिंग सिचुएशन इन तिब्बत। नेहरू जी को उन्होंने बताया कि भाई वहाँ की जो तिब्बत की सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बट चाइना हैज़ ऑलरेडी एश्योर्ड इंडिया, लेकिन चाइना भारत को पहले ही ये विश्वास दिला चुका था कि दैट तिब्बत विल बी गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी देन इंजॉयड बाय, कि तिब्बत को और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी। एनी अदर रीजन ऑफ कि चाइना का और दूसरा रीजन है उससे ज़्यादा उन्हें ऑटोनॉमी, उन्हें ज़्यादा स्वायत्ता दी जाएगी। इन 1958 1958 में देयर वाज आर्म्ड अपराइजिंग इन तिब्बत अगेंस्ट चाइना ऑक्यूपेशन, कि चाइना के अगेंस्ट तिब्बत के लोगों ने वहाँ पर आप कह सकते हो विद्रोह कर दिया। दिस वाज सप्रेस्ड बाय द चाइनीज फोर्सेज ने इसे दबा दिया। सेंसिंग दैट द सिचुएशन हैड बिकेम वर्स, कि भाई अब उन्होंने ये देखा कि सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। इन 1959 द दलाई लामा क्रॉस्ड ओवर इनटू द इंडियन बॉर्डर। दलाई लामा वहाँ से तिब्बत से भागकर इंडिया आ गए और साउथ एजुलम विच वाज ग्रांटेड, और इंडिया में शरण मांगी, जिसने जब इंडिया ने उसकी एजुलम को, उसकी शरण को एक्सेप्ट कर लिया और उसको यहाँ पर अपने यहाँ पर रख लिया। द चाइनीज़ गवर्नमेंट स्ट्रॉन्गली प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। अब चाइना गवर्नमेंट ने इस चीज़ का अपोज किया कि भाई आप हमारे जो एनिमी हैं दलाई लामा, उसको आप अपने यहाँ पर रख रहे हैं। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी ए लार्ज नंबर ऑफ तिब्बत हैव ऑल्सो साउथ रिफ्यूज टू इंडिया, और काफ़ी बड़ी संख्या में और जो तो है उसके साथ फॉलोअर्स थे वो लोग भी तिब्बत छोड़कर इंडिया में आ गए। एंड मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में वो चले गए। इन इंडिया पर्टिकुलरली इन दिल्ली में देर आर लार्ज सेटलमेंट ऑफ तिब्बत रेफ्यूजी, कि काफ़ी बड़ी संख्या में तिब्बत रेफ्यूजीज़ को रखा गया था। धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश इज़ परहैप्स द लार्जेस्ट रेफ्यूजी सेटलमेंट ऑफ तिब्बत इन इंडिया, और हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो तिब्बत थे वो रेफ्यूजीज़ वहाँ पर रह रहे थे। द दलाई लामा हैज़ ऑल्सो मेड धर्मशाला हिज होम, और धर्मशाला को दलाई लामा ने अपना घर बना लिया। In 1950s and 60s, many political leaders and parties in India, including the Socialist Party and the Jan Sangh, supported the cause of Tibet independence. कि 1950 और 60 में काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स जिसमें सोशलिस्ट, जनसंघ, सभी ने तिब्बत की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया था। ठीक है। चाइना हैज़ क्रिएटेड द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, चाइना ने तिब्बत को एक ऑटोनोमस रीजन बनाया विच इज़ इंटीग्रेटेड, जो कि चाइना का एक पार्ट था। तिब्बतन अपोज द चाइनीज़ क्लेम, लेकिन तिब्बत के लोगों ने उसको अपोज किया और कहा कि तिब्बत जो है वो चाइना की टेरिटरी नहीं है। दे ऑल्सो अपोज द पॉलिसी ऑफ ब्रिंगिंग इनटू तिब्बत मोर एंड मोर चाइनीज़ सेटलर्स। अब उन्होंने इस चीज़ का भी अपोज किया कि जो तिब्बत जो है उसमें चाइनीज़ सेटलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा रहा है, यानी कि चाइनीज़ के लोग वहाँ पर बसाए जा रहे हैं। तिब्बतन डिस्प्यूट चाइना क्लेम दैट ऑटोनॉमी इज़ ग्रांटेड टू द रीजन, की तिब्बत डिस्प्यूट जो चाइना के साथ था कि उन्होंने कहा कि हमने ऑटोनॉमी दे दी है। दे थिंक दैट चाइना वांट्स टू अंडरमाइन द ट्रेडिशनल रिलीजन एंड कल्चर ऑफ तिब्बत, कि उन्होंने देखा कि चाइना जो है उनकी जो कल्चर है, उनका जो रिलीजन है उसको धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है, उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर रहा है। तो ये तिब्बत इशू था, कि तिब्बत का जो इशू था कि चाइना ने अपना कंट्रोल किया और वहाँ का जो लीडर था दलाई लामा वो वहाँ से भागकर इंडिया आ गया, और चाइना ने उसे इंडिया को चाइना के अगेंस्ट माना कि भाई वो इंडिया जो है वो चाइना के एनिमी को अपने यहाँ पर शरण दे रहा है, अपने यहाँ पर रख रहा है। तो ये एक मेन उनके बीच में डिस्प्यूट का रीज़न रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके बीच में डिस्प्यूट का, बॉर्डर डिस्प्यूट था, जैसे आपने अरुणाचल प्रदेश, आगे हम डिस्कस करेंगे, अरुणाचल प्रदेश का एक इशू था बॉर्डर डिस्प्यूट में, कि चाइना जो था अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बनाता था।
काफ़ी ऐसे रीजंस थे जिनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं कि तिब्बत का इशू, कि तिब्बत का क्या इशू था, ठीक है, तिब्बत को लेकर क्या उनके बीच में किस मैटर पर इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।